हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम बात करेंगे बजट के संदर्भ में। इन दिनों में बजट काफ़ी चर्चाओं में है और हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सी राजनीतिक पार्टी क्या कह रही है, क्या आरोप प्रत्यारोप है। हालांकि प्रत्येक सरकार का, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना रही हो, प्रत्येक सरकार का ये प्रयास रहता है कि देश का विकास कैसे किया जाए। वो प्रतिबद्ध होती है सरकार कि देश का विकास कैसे किया जाएगा। और जो भी पार्टी विपक्ष में होती है वो आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है। हम इस पे नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे ये समझने का प्रयास करेंगे, जो ये 21-22 का बजट है, 2021-22 का बजट है, इसमें क्या क्या प्रावधान है, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बजट किसे कहा जाता है। बजट एक तरह से सरकार के इनकम के सोर्स और किन किन चीजों पे खर्च किया जाएगा, इन सब का विवरण ही बजट कहलाता है। यानी कि सरकार की इनकम के सोर्स क्या है, कहां कहां से इनकम प्राप्त होगी और किन किन चीजों पे खर्च करेगी, वो कहलाता है बजट। तो सरकार के इनकम के सोर्स क्या क्या होते हैं, इसको समझ लेते हैं। सरकार उधार से जो प्राप्त करती है ब्याज, जब किसी को उधार देती है सरकार, उससे जो ब्याज प्राप्त होता है वो एक इनकम का सोर्स है सरकार का। और जीएसटी, सभी वस्तु और सेवाओं को जीएसटी के अंतर्गत लाया गया है। जो उस जीएसटी प्राप्त होती है वो भी इनकम का सोर्स है सरकार का। और इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स ये बड़ी बड़ी कंपनियों में लगाया जाता है, जैसे टाटा, महिंद्रा, इन बड़ी बड़ी कंपनियों में ये टैक्स लगाए जाते हैं। और किन किन चीजों पे खर्च करती है सरकार। सरकार जब किसी से ऋण लेती है, उधार लेती है, उस ऋण के बदले में जो ब्याज अदा करती है वो भी खर्च हो गया सरकार का। सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है, उन योजनाओं में खर्च करती है, विभिन्न प्रकार की योजना और सेवाओं में खर्च करती है। तो इस तरह से ये सरकार का व्यय हो गया। तो इस तरह से सरकार के इनकम के सोर्स और व्यय, इन सब का विवरण ही बजट कहलाता है। जो ये बजट है, इसे 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश किया गया। ये बजट 2021-22 का बजट है। इस बजट में क्या अहम है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या क्या इसमें प्रावधान है। 2021-22 के बजट में मुख्यतः स्वास्थ्य और कल्याण पर बहुत जोर दिया गया है। स्वास्थ्य के लिए 2,23,840 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इस दौरान बाजार में मांग कम है, जिस वजह से उत्पादन नहीं हो पा रहा है। उत्पादन जब नहीं होगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार ने यह ठाना है कि सरकार अपने खर्च को बढ़ाएगी। सरकार ने विनिर्माण के लिए 1,97,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और साथ ही साथ बुनियादी ढांचे को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें कि 8,500 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जो कि पर डे 22 किलोमीटर रहता है। ये लक्ष्य रखा गया है। और सरकार ने सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही है, जिसमें कि 2 लाख कंपनियों को एमएसएमई के अंतर्गत लाया जाएगा। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। जो भी कंपनियां एमएसएमई के अंतर्गत आती है उनको 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इन 3 भागों में बांटा जाता है। और जो भी कंपनियां एमएसएमई के अंतर्गत होती है उनको कुछ मामलों में छूट मिलती है, जैसे कि कर, पेपर वर्क और भी तमाम प्रकार की स्कीमों का लाभ मिलता है उन कंपनियों को जो एमएसएमई के अंतर्गत होती है। और सीनियर सिटीजन जो 75 वर्ष से अधिक हो गए उनको आईटीआर में छूट मिलेगी। आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न में उनको छूट मिलेगी जो 75 वर्ष से अधिक हो गए। और इस बजट में शिक्षा के बजट में कटौती की गई है।
शिक्षा का बजट 21-22 का बजट 93,224 करोड़ रखा गया है, जो कि पिछले बजट से कम है। जो पिछला बजट था वो था 99,312 करोड़ रुपए। बजट में कमी की गई है, हालांकि ये कमी नहीं की जानी चाहिए थी। एक और तो शिक्षा में वैसे ही 18% जीएसटी है, तो क्या सभी लोगों को शिक्षा मिल पाएगी? यह भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। हालांकि शिक्षा के बजट में कमी नहीं की जानी चाहिए थी और सरकार ने कुछ वस्तुओं पर सेस को बढ़ाया है। सेस यानी कि ये एक तरह का टैक्स है, और कुछ वस्तुओं में टैक्स को कम किया है। वो वस्तुएं कौन कौन सी है जिनमें टैक्स को बढ़ाया है? इसकी वजह से वो वस्तुएं महंगी हो जाएगी, और जिसमें टैक्स को कम किया है वो सस्ती हो जाएगी। वो कौन कौन सी वस्तुएं उनको भी समझ लेते हैं। मोबाइल और मोबाइल से संबंधित पार्ट्स ये भी महंगे हो जाएंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर और इससे संबंधित पार्ट्स ये भी महंगे हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, ये सभी महंगे हो जाएंगे। और सोलर पैनल ये भी महंगे हो जाएंगे। हालांकि ये महंगा नहीं होना चाहिए था। सोलर पैनल, दुनिया अभी ही इस ओर शिफ्ट हुई है, क्योंकि ऊर्जा के जो साधन है वो खत्म होने की कगार पर है। इसकी वजह से जब ये महंगे होंगे तो लोग इस ओर शिफ्ट नहीं होंगे आसानी से। ये नहीं होना चाहिए था। और जो चीजें सस्ती होगी, जिसमें टैक्स कम होगा, वो है सोना, चांदी, लेदर, कॉपर, ये चीजें सस्ती हो जाएगी। और सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट की बात की है, जिसमें कि LIC, एयर इंडिया और रेलवे और भारत पेट्रोलियम, इन चीज़ों का सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। इसका प्रावधान इस बजट में रखा गया है। और 2 बैंकों को सरकार मर्ज करेगी। मर्ज करने की बात कही है 2 बैंकों की। हालांकि वो स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन कौन से बैंक को मर्ज किया जाएगा। तो ये कहा गया है कि 2 बैंकों को मर्ज किया जाएगा। तो इस तरह से ये प्रमुख प्रावधान है बजट में। इस बजट को 6 स्तंभों में रखा गया है, जिसके आधार पर यह बजट पेश किया गया है। तो हम इन 6 स्तंभों को भी जान लेते हैं कि कौन कौन से 6 स्तंभ है जिस पर 2021-22 का ये बजट आधारित है। ये कौन कौन से 6 स्तंभ है, इसको जान लेते हैं। सबसे पहला जो स्तंभ है वो है स्वास्थ्य और खुशहाली। दूसरा स्तंभ है भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना। तीसरा स्तंभ है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। चौथा स्तंभ है मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना। 5वां स्तंभ है इनोवेशन, अनुसंधान एवं विकास। 6ठा स्तंभ है न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन। ये प्रमुख 6 स्तंभ है जिस पर 2021-22 का ये बजट आधारित है। इस बजट की जो प्रमुख विशेषता है, जो मुख्य विशेषता है, वो ये है कि भारत के इतिहास में पहली बार ये बजट पेपरलेस बजट प्रस्तुत हुआ है। पेपरलेस यानी कि इसमें पेपर का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें वित्त मंत्री ने इस बजट को टैबलेट के माध्यम से इस बजट को प्रस्तुत किया है। तो भारत के इतिहास में पहली बार ये बजट पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया है। अब हम इन 6 के 6 स्तंभों को अलग अलग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि कौन से स्तंभ में प्रमुख क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि स्वास्थ्य और खुशहाली, इस स्तंभ को देख लेते हैं। इस स्तंभ में क्या कहा गया है? हालांकि बजट के बहुत बड़े हिस्से को स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा और सरकार का यह प्रयास रहेगा कि स्वास्थ्य और कल्याण पर जोर दिया जाएगा। स्वास्थ्य के लिए जो बजट आवंटित किया गया है वो है 2,23,840 करोड़ रुपए। ये प्रस्ताव रखा गया है स्वास्थ्य के लिए। और कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
और साथ ही साथ पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये पहले स्तंभ में स्वास्थ्य और खुशहाली, इस स्तंभ में ये प्रमुख प्रावधान है। बजट का अब दूसरा स्तंभ है भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना। ये दूसरा स्तंभ है इस बजट का। इसके जो प्रमुख प्रावधान है, चालू वित्तीय वर्ष में पूंजीगत व्यय 4.39 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसके साथ ही साथ बुनियादी ढांचे को भी ध्यान में रखा गया है, जिसमें कि परिवहन मंत्रालय को 1,18,101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें कि चुनाव को भी ध्यान में रखा गया है, जिसमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, इन राज्यों में नेशनल हाईवे बनाने की घोषणा की गई है। और इसके साथ ही साथ रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और मेट्रो के लिए 11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से इस दूसरे स्तंभ के ये प्रमुख प्रावधान है। तीसरा स्तंभ है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। इसमें यह कहा गया है कि कृषि ऋण को बढ़ाकर इसमें 16.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कृषि ऋण के लिए। और इसके साथ ही साथ सभी मजदूरों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत लाया जाएगा और इसके अतिरिक्त एक ऐसे ई पोर्टल का निर्माण किया जाएगा जिसके माध्यम से मजदूरों को रोजगार मिल सकेगा। जैसे कि अन्य ई प्लेटफॉर्म है जो अपनी सर्विस लोगों को प्रदान करते हैं, जैसे कि OLX है, OYO है। ये जो ऐप बनाए गए हैं इसके माध्यम से लोगों को सेवाएं मिलती है। तो इसी तरीके से मजदूरों के लिए भी एक सरकार एक ऐसे ई पोर्टल का निर्माण करेगी जिसके माध्यम से लोगों को, मजदूरों को उनके आसपास रोजगार मिल सकेगा। तो इस तरह से ऐसे ई पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ MSME के लिए 15,700 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से ये तीसरा स्तंभ है। चौथा स्तंभ है मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना। इसमें शिक्षा का बजट 93,224 करोड़ रुपए रखा गया है और जिसमें कि 15,000 से अधिक स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ इस बजट में यह कहा गया है कि 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना की जाएगी और लद्दाख लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और साथ ही साथ जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य आवासीय स्कूलों की स्थापना की जाएगी। ये इसके कुछ प्रमुख प्रावधान है इस चौथे स्तंभ के। पांचवा स्तंभ है इनोवेशन, अनुसंधान एवं विकास। इसमें यह कहा गया है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की कार्यप्रणाली तैयार की जाएगी और जिससे कि संपूर्ण अनुसंधान की व्यवस्था मजबूत होगी। और इसके साथ ही साथ इसमें यह कहा गया है कि सरकार डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देगी और जिसके लिए 1500 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से ये प्रमुख प्रावधान है इस पांचवें स्तंभ में। अगला स्तंभ है छठा स्तंभ, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। इसमें जो प्रमुख जो प्रावधान है वो है जो आगामी जनगणना होगी। ये जनगणना भारत के इतिहास में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, जिसके लिए सरकार ने 3,778 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया है। तो इस तरह से ये छठा स्तंभ है इस बजट का। जो ये बजट है, ये बजट इन 6 स्तंभों पर आधारित है और जो ये आम बजट 2021-22 का ये बजट है, इसको हमने इस तरह से समझ लिया अभी। जो इसके प्रमुख प्रावधान है, कहां कहां पर सरकार खर्च करेगी, इस बजट के हमने प्रावधानों को समझ लिया। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।